देवी और सज्जनों नमस्कार। कविताएं सुनी अनसुनी में आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज और आज हम बात करते हैं कि मराठों के विषय में नेहरू जी ने क्या कहा। आप कहेंगे कि नेहरू जी कोई इतिहासकार तो थे नहीं, तो किसी भी ऐतिहासिक विषय वस्तु पर नेहरू जी का कुछ कहना न कहना उसका क्या महत्व है। भाई महत्व इसलिए है कि नेहरू जी की जो सोचने की प्रणाली थी ना, वो आज भी मौजूद है और जो नेहरू जी ने अपने विचार व्यक्त किए, उन विचारों ने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत की एक छवि का निर्माण किया। बहुत से लोग नेहरू जी की विचारधारा से इन्फ्लुएंस हुए। उदाहरण के तौर पर नेहरू जी की ये जो पुस्तक है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसको पढ़कर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और ये प्रतिक्रिया पुस्तक के ये बैक कवर पर प्रिंटेड है, आपके स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है। सराहना की है नेहरू जी की एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। इसी प्रकार सिंगापुर के जो पहले प्रधानमंत्री थे श्री ली कुआन यू, वे भी नेहरू जी की विचारधारा से बहुत प्रभावित हुए थे। तो अपनी इस विचारधारा को अपनी इस पुस्तक में नेहरू जी ने बुना है भारत के इतिहास के ताने बाने के बीच में। इसलिए नेहरू जी ने क्या किस तरह से लिखा है ये जानना आवश्यक है। तो देखते हैं कि मराठों के विषय में नेहरू जी क्या कहते हैं। ये जो चैप्टर है उसका नाम है The backwardness of India and the superiority of the English in organization and technique। इस चैप्टर की पृष्ठभूमि 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी के शुरुआती दिन है, जिसको इतिहासकार भारत में द एज ऑफ मराठा सुप्रीमेसी के नाम से जानते हैं। मुगलिया साम्राज्य ढल रहा था, मराठों का सितारा बुलंद हो रहा था। साथ साथ अंग्रेजों का सितारा भी 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बुलंद होना शुरू हुआ और वहां से जन्म लेता है यह चैप्टर, जिसमें कि एक स्थान पर नेहरू जी मराठों के बारे में लिखते हैं कि येट द मराठास प्रोड्यूस्ड अ नंबर ऑफ वेरी एबल मेन, स्टेट्समैन एंड वॉरियर्स, अमंग देम बीइंग नाना फडणवीस, द पेशवा बाजीराव वन, महादजी सिंधिया ऑफ ग्वालियर एंड यशवंतराव होलकर ऑफ इंदौर, एज ऑल्सो दैट रिमार्केबल वुमन प्रिंसेस अहिल्याबाई ऑफ इंदौर। अब इससे एक पिछले चैप्टर में छत्रपति शिवाजी महाराज का वो नाम ले चुके हैं, द ब्रिलियंट कैप्टन, ऐसा लिखा है। परंतु इन नामों में आप पेशवा बालाजी विश्वनाथ का नाम नहीं पाएंगे, पेशवा माधवराव का नाम नहीं है, पर जाने दीजिए। आगे लिखते हैं, देयर रैंक एंड फाइल वाज गुड, seldom deserting a post and often facing certain death unmoved. But behind all this courage there was often an adventurism and amateurishness, both in peace and war. Adventurism कि भाई निकल पड़े, जो होगा देखा जाएगा, अनप्लान तरीका कि स्पिरिट ऑफ एडवेंचर होना और एडवेंचरिज्म होने में बहुत फर्क है। इसी प्रकार एमेच्योरिशनेस, शौकियापन, कि मराठे कौन थे कि भाई जो निकल पड़ते थे शौकिया, बोथ इन पीस एंड वॉर। तमाम मराठों का नाम लेकर उनकी प्रशंसा करने के बाद नेहरू जी ऐसा लिखते हैं। भाई इस एडवेंचरिज्म और एमेच्योरिशनेस में कदाचित नेहरू जी शिवाजी महाराज को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 1665 की जो पुरंदर की संधि हुई थी उसके अंतर्गत शिवाजी महाराज ने 23 दुर्ग मुगलों को दिए थे, 12 अपने पास रखे थे और जो दुर्ग और क्षेत्र उनके पास रह गया था, उसी के कारण शिवाजी महाराज अपने 1670 का मिलिट्री ऑफेंसिव प्लान कर पाए थे, जिसमें कि मात्र 5 महीनों में उन्होंने ये सारे 23 दुर्ग पुनः जीत लिए थे। तो इस सब के लिए तो प्लानिंग चाहिए होती है। निकल पड़ना और शौकियापन, एडवेंचरिज्म, एमेच्योरिशनेस, ये तो काम नहीं आएंगे, तो कदाचित शिवाजी महाराज इसमें इंक्लूडेड नहीं है। पर पेशवा बालाजी विश्वनाथ लगभग 1711 और 1719 के बीच में उन्होंने मराठा साम्राज्य को पुनर्संगठित करने के लिए कुछ बड़े दूरदर्शिता वाले कार्य किए, जैसे कि वयोवृद्ध धनाजी जाधव को अपने साथ लेना, सेनापति चंद्रसेन जाधव की कॉन्स्पिरेसी को समाप्त करना, कोंकण के क्षेत्र में और कोंकण तट के जो अनडिस्प्यूटेड एडमिरल थे श्री कान्होजी आंग्रे, उनको अपने साथ सम्मिलित करना, ये सब छत्रपति शाहू महाराज के अंडर मराठा साम्राज्य को बनाने के लिए। और फिर 1718-1719 के वो 1.25 साल जिसमें कि सतारा और नई दिल्ली में एक ट्रीटी का नेगोशिएशन हुआ, जिसकी की शुरुआत की गई दक्कन के तत्कालीन सूबेदार सैयद हुसैन अली के नुमाइंदे शंकराजी मल्हार और पेशवा बालाजी विश्वनाथ के बीच के नेगोशिएशन से। और इसके अंतर्गत मराठों को 6 सूबों की चौथ वसूली और उसके ऊपर स्वदेशमुखी, ये सब मिला, तो शायद ये भी इंक्लूडेड नहीं होगा एडवेंचरिज्म और एमेच्योरिशनेस में। इसी प्रकार पेशवा बालाजी विश्वनाथ जी के पुत्र पेशवा बाजीराव प्रथम, उनकी जो पालखेड़ कैंपेन थी
फिर से दक्खन के सूबेदार बन गए मीर कमरुद्दीन, जिनको कि निजामुल मुल्क का खिताब मिला था, उनके विरुद्ध। इस पालखेड़ कैंपेन और इसके अंतर्गत हुई 1728 में मूंगी पैठण की जो संधि है, उसके विषय में वर्ल्ड वॉर II की बहुत बड़ी पर्सनालिटी फील्ड मार्शल मॉन्टगोमरी अपनी 1968 की पुस्तक हिस्ट्री ऑफ वॉरफेयर में क्या लिखते हैं कि बाजीराव पेशवा आउट जनरल निजामुल मुल्क। और बाजीराव पेशवा प्रथम की ये जो पालखेड़ कैंपेन थी उसके बारे में लिखते हैं मास्टरपीस ऑफ स्ट्रेटेजिक मोबिलिटी। इसके अलावा दाभोल का युद्ध, जिसके कारण गुजरात में गायकवाड़ आए, ऐसे ही बहुत सारे युद्ध। तो शायद ये भी क्योंकि प्लान्ड थे, काफी अच्छी तरह से एग्जीक्यूटेड थे, नेहरू जी के जो एडवेंचरिज्म और एमेचरिशनेस की परिधि है उसमें नहीं आते होंगे। और फिर 1761 के तीसरे पानीपत के युद्ध में हार के पश्चात उसी वर्ष मात्र 16 वर्ष के माधवराव पेशवा बने थे। उन्होंने मात्र 11 वर्ष में जो पूरे मराठा मनोबल, सैन्य बल, प्रबंधन, इस सब का पुनर्निर्माण किया, अपने क्षेत्र का पुनर्निर्माण किया, विस्तार किया, वो सब भी अनप्लान्ड तो नहीं हो सकता। इसलिए वो भी नेहरू जी की एडवेंचरिज्म और एमेचरिशनेस की परिधि से बाहर होगा शायद। वो माधवराव पेशवा जिनके बारे में जेम्स ग्रांट डफ, जो कि ब्रिटिश सेना में थे, वो लिखते हैं कि 1761 के पानीपत के हार से मराठों को उतना नुकसान नहीं हुआ जितना कि 1772 में मात्र 27 वर्ष की आयु में पेशवा माधवराव के निधन से हुआ। हाँ, ये बात अवश्य है कि मराठों के बहुत सारे कैंपेन्स नाना साहेब प्रथम पेशवा के काल में और 1780 से 1790 के ये जो 2 दशक थे, इस काल में कुछ कुछ अजीब से लगते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे मराठों को एक साथ ये कह दें कि behind it all there was often an adventurousness and amateurishness both in peace and war। नेहरू जी के डिफेंस में लोग बोलेंगे कि भाई ऑफन शब्द का प्रयोग किया है, पर ये जो बाकी 2 शब्द लगा दिए हैं भारी भरकम, जनता के मन में ये बैठ जाते हैं। आगे लिखते हैं देयर इग्नोरेंस ऑफ द वर्ल्ड वाज अपॉलिंग। दुनिया में क्या हो रहा है मराठा नहीं समझते थे, ऐसा नेहरू जी कह रहे हैं। एंड इवन देयर नॉलेज ऑफ इंडियाज ज्योग्राफी वाज स्ट्रिक्टली लिमिटेड। भारत की ज्योग्राफी को नहीं समझते थे वो मराठा जो कि गेरिला वॉरफेयर में इतने माहिर थे। उन मराठों की नॉलेज ऑफ इंडियाज ज्योग्राफी वाज स्ट्रिक्टली लिमिटेड, ऐसा कह रहे हैं नेहरू जी। जब शिवाजी महाराज को औरंगजेब ने आगरा आने का निमंत्रण दिया था 1666 में, तब शिवाजी राजे की तत्कालीन राजधानी राजगढ़ से 4000 मराठे निकले थे आगरा जाने के लिए, और वहां पहुंचे कुछ 400 के आसपास। तो ये जो बाकी 3500 के आसपास मराठे थे, ये पूरे क्षेत्र में फैल गए थे, मावल क्षेत्र और उसके उत्तर, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम में सब जगह टेरेन, ले ऑफ द लैंड, ज्योग्राफी को समझने के लिए। उन्हीं की वजह से छत्रपति शिवाजी महाराज एक लंबा रास्ता लेकर के मात्र 26 दिनों में आगरा से दिल्ली, दिल्ली से बनारस, बनारस से रीवा होते हुए पुनः राजगढ़ पहुंच पाए थे। इन मराठों को ज्योग्राफी समझने में थोड़ी तकलीफ होती है, ऐसा कह रहे हैं नेहरू जी। What is worse, they did not take the trouble of finding out what was happening elsewhere and what their enemies were doing। जब पन्हाड़ा की सीज चल रही थी, शिवाजी महाराज दुर्ग के अंदर थे, तो उन्होंने देखा कि अंग्रेज जो हैं वो सिद्धियों को कुछ बंदूकें बेच रहे हैं, अलग तरह की बंदूकें। तो शिवाजी महाराज ने एक मेंटल नोट बनाया कि मैं जरा यहां से निकल जाऊं तो इन अंग्रेजों को बुलाऊंगा और इनसे ये जो नई तरह की बंदूकें है ना, ये लूंगा। अंग्रेजों के साथ मिलकर शिवाजी महाराज ने जो अपनी नेवी का गठन किया था, उसमें बहुत सारे इंजीनियर्स अंग्रेज थे, और ये अंग्रेज शिवाजी महाराज का एम्प्लॉयमेंट स्वीकार करते थे क्योंकि उनको सैलरी ज्यादा मिलती थी। पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने मराठा साम्राज्य को पुनर्संगठित किया विदाउट शेडिंग अ ड्रॉप ऑफ ब्लड, बिना रक्तपात के। ऐसे ही कर लिया कि एनिमीज क्या कर रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, बिना वो समझे हुए। तो ये नैरेटिव, ये आख्यान नेहरू जी ने प्रस्तुत किया है, ये विचार नेहरू जी ने लिखे हैं मराठों के बारे में। There could be no far-sighted statesmanship or effective strategy with these limitations। कि भैया आपको ज्योग्राफिया नहीं समझ में आएगा, आपके शत्रु क्या कर रहे हैं ये नहीं पता चलेगा, तो आप इफेक्टिव स्ट्रेटेजी कैसे बनाएंगे? बात सही है, लेकिन मराठा तो ये सब जानते थे, ये सब समझते थे। इसका मतलब नेहरू जी गलत चीज लिख रहे हैं। और बात यह है कि ये गलत चीज नेहरू जी खुद से नहीं लिख रहे हैं। भाई ये जो किताब है, ये नेहरू जी ने मात्र 5 महीनों में, अप्रैल से सितंबर 1944, मात्र 5 महीनों में अहमदनगर फोर्ट जेल में लिख डाली थी। ये नेहरू जी खुद प्रीफेस में कह रहे हैं। तो अहमदनगर फोर्ट, अहमदनगर जिसका कि नाम आज अहिल्यानगर है, उसकी लाइब्रेरी में जो पुस्तकें नेहरू जी को उपलब्ध थीं, उन्होंने उनसे लिखा।
नेहरू जी की हिंदी जरा कमजोर थी तो अंग्रेजी में पढ़ा। अब बात यह कि नेहरू जी ने जिनको कोट किया है वो सब अंग्रेज हैं। और अंग्रेजों ने क्या किया कि 1818 की जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर थी उसके बाद धीरे धीरे करके हिस्टोरिकल नैरेटिव को बदलना शुरू किया मराठों के राजपूतों के विरुद्ध। पर जब एज ऑफ मराठा सुप्रीमेसी चल रही थी तब इन्हीं ब्रिटिशर्स ने पूरा का पूरा वृत्तांत सही सही लिखा था। तो दोनों दस्तावेज ब्रिटिशर्स के ही लिखे हुए अवेलेबल थे नेहरू जी के पास। उन्होंने वो पढ़ा जो उन्हें कन्वीनियंट लगा। सहूलियत का इतिहास, सहूलियत की विचारधारा और ब्रॉड ब्रश स्ट्रोक्स जिसको कि हम कहते हैं, बड़े होमोजेनियसली सब मराठों को एक ही रंग में पोत दिया नेहरू जी ने। मराठों के बारे में नेहरू जी ने बहुत सी बातें लिखी हैं, क्या क्या पढ़ के सुनाए। पर ये जो एडवेंचरिज्म और एमेचरिशनेस का जो नैरेटिव है ये 2-3 जगह और आया है। एक जगह नेहरू जी लिखते हैं, इफ द मराठास एंड मच मोर सो द अदर इंडियन पावर्स वर एमेचरिश एंड एडवेंचरिस्ट इन देयर मेथड्स, द ब्रिटिश इन इंडिया वर थरोली प्रोफेशनल। तो एक बड़ा क्लियर कट सीधा साधा कंपैरिजन है मराठा वर्सेस ब्रिटिश। और ये इसलिए है कंपैरिजन क्योंकि ब्रिटिशर्स ने 19वीं शताब्दी के शुरू में मराठों को हराया था और उसके बाद ब्रिटिशर्स ने जो सत्ता ली थी, भारत की जो बागडोर अपने आप संभाली थी, वो मुगलों से नहीं मराठों से ली थी। तो जिनको हराया उसके विरुद्ध ब्रिटिशर्स ने एक नैरेटिव लिखा और उस नैरेटिव को बड़े प्यार से नेहरू जी ने अपनी इस पुस्तक में लिख डाला। इतना ही नहीं, जो डिवाइसिव नैरेटिव है, हम लोग कहते हैं ना डिवाइड एंड रूल, ब्रिटिशर्स ने ये हर जगह किया और नेहरू जी की लेखनी के माध्यम से भी हुआ। ये कैसे, सुनिए। मराठों और राजपूतों के विषय में नेहरू जी लिख रहे हैं और हमें ऐतिहासिक तौर से ये पता है कि बहुत जगह मराठों और राजपूतों की आपस में ठनी रहती थी और बहुत जगह कोऑपरेशन कोलैबोरेशन भी हुआ था। राजपूत बहुत सारे हैं, शेखावती क्षेत्र के, धुंधर, मेवाड़, मारवाड़, बहुत सारे। ऐसे ही मराठा बहुत सारे हैं, सतारा के, कोल्हापुर के, नागपुर के भोसले, ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, वडोदरा के गायकवाड़। तो मराठा भी बहुत सारे। इसी प्रकार पंजाब में अलग चीजें, अवध में अलग। तो बहुत सारे राजनीतिक इंटरेस्ट्स थे। बुंदेला भी बहुत सारे। इसमें से कुछ लोग अलाइन होते थे, कुछ नहीं होते थे। इसके नेगेटिव असर हुए। कविराज भूषण जैसे कहते हैं कि आपस की फूट ही ते सारे हिंदुआन टूटे। यहां पर हिंदुआन भारतवर्ष के राजाओं के लिए कहा गया है। तो ये अलाइनमेंट मिसअलाइनमेंट होता था। पर एक नैरेटिव बनाना और ये लिखना कि दे अर्थात मराठास दे मैनेज टू इरिटेट द ब्रेव राजपूत्स बाय देयर ट्रीटमेंट ऑफ देम, इंस्टेड ऑफ गेनिंग देम एज एलाइज दे हैड टू डील विद देम एज अपोनेंट्स और एज ग्रम्बलिंग एंड डिससैटिस्फाइड फ्यूडेटरीज। तो नेहरू जी ने मराठों और राजपूतों की जो रिलेशनशिप रही है उसे एक ब्रश से एक रंग में पोत दिया है कि भाई इनकी आपस में ठनी रहती थी। At critical moments, they failed to support each other and were separately defeated. भाई लिख देते कौन से क्रिटिकल मोमेंट्स थे, सेपरेटली डिफीटेड कहां कहां हुआ, इतिहासकारों को पता है। लेकिन आप जब ऐसी पुस्तक लिख रहे हैं जहां पर आप भारत में जो अलग अलग क्षेत्रों के लोग रहते हैं उनके विषय में लिख रहे हैं, जिस भारत के आप लीडर होना चाह रहे हैं उनके विषय में एक साथ ऐसे लिख देना क्या उचित है। एक और जगह नेहरू जी लिखते हैं, इफ द मराठास विद देयर होमोजेनिटी एंड ग्रुप पेट्रियोटिज्म वर बैकवर्ड इन सिविल एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, मच मोर सो वर द अदर इंडियन पावर्स। तो मराठास के सिविल एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को बैकवर्ड बता दिया। ये वो सिविल एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था जिसके कारण 18वीं शताब्दी को हम एज ऑफ मराठा सुप्रीमेसी मानते हैं, जिसके कारण अटक से कटक तक मराठा साम्राज्य था, जिसकी कि अंग्रेजों के साथ 3 एंग्लो मराठा वॉर्स हुई और पहली और दूसरी एंग्लो मराठा वॉर में अंग्रेजों को हार मिली। उस मराठा साम्राज्य का जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है उसको नेहरू जी बैकवर्ड बता रहे हैं। ऐसे ही बैकवर्ड इन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी बोल दिया। 18वीं शताब्दी भारत के लिए बहुत सारा चेंज लेकर के आई, पर उस चेंज की ओर ध्यान न देकर 4 शब्दों में यह कह देना कि दे वर बैकवर्ड इन सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, और वो भी सिर्फ ये कहा, इतना नहीं, कंपैरिजन भी कर दिया, मच मोर सो वर दी अदर इंडियन पावर्स, मतलब मराठा वर्सेस अदर इंडियन पावर्स हो गया। ये देखिए, इसे कहते हैं डिवाइड एंड रूल, कि अंग्रेजों ने कुछ ऐसा लिख दिया कि जिसे एक व्यक्ति ने पढ़ा और उसे ये एक स्टेटमेंट बन के आया, जिसको कि जब
बाहर का व्यक्ति एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसा पढ़ेगा तो क्या समझेगा, आप ही बताइए। आगे का सेंटेंस है, द राजपूत्स फॉर ऑल देयर करेज फंक्शन इन द ओल्ड फ्यूडल वे, रोमांटिक बट thoroughly inefficient and were rent amongst themselves by tribal feuds। ओल्ड फ्यूडल वे क्या होता है परिभाषित नहीं किया नेहरू जी ने। रोमांटिसिज्म किस बात का नहीं बताया नेहरू जी ने। थरली इनएफिशिएंट, भाई एफिशिएंसी के मापदंड क्या है, लड़ाई जीतना, क्षेत्र संचालन, नगर आदि का प्रबंधन नहीं बताया नेहरू जी ने। ट्राइबल फ्यूड्स, कौन सी ट्राइब्स नहीं बताया नेहरू जी ने, लेकिन एक सेंटेंस में तत्कालीन राजपूतों के विषय में ये लिख दिया। और इससे पहले का सेंटेंस ये कि मराठा भी सिविल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में बेकार थे, पर बाकी लोग तो और भी गए गुजरे थे। उसके ठीक बाद राजपूतों का मेंशन कर दिया। मराठा वर्सेस राजपूत खेल कर गए नेहरू जी, वो खेल जो कि अंग्रेज चाहते थे कि हो। अंग्रेजों को डर था कम से कम 3 लोगों से, मराठा, राजपूत और सिख। इसके अलावा भी बहुत डर था अंग्रेजों को, पर इन 3 से सबसे ज्यादा डरते थे और हर प्रकार से इन तीनों को अलग अलग रखने की योजनाएं उन्होंने बनाई। उसका परिणाम नेहरू जी का ये स्टेटमेंट। तो मित्रों, ये और ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं नेहरू जी के द्वारा लिखे हुए, और इस सब को रिफ्यूट करता हुआ, नकारता हुआ बहुत सारे इतिहासकारों का रिसर्च है। वो रिसर्च जिसका कि प्राइमरी रेफरेंस मटेरियल उस समय भी उपलब्ध था जिस समय नेहरू जी ये पुस्तक लिख रहे थे। पर दिस इज वॉट द जेंटलमैन चोज टू राइट। नेहरू जी ने ऐसा लिखना उचित समझा। क्या सोचते हैं आप इस विषय में? अपने विचार कमेंट्स में हमें लिख के बताइएगा। यह विषय मित्रों समाप्त नहीं हुआ है। मेरा जो रिसर्च का, पढ़ने लिखने का जो क्षेत्र है, उसमें मराठा, राजपूत, बुंदेले ये सब आते हैं। इनमें से कुछ के बारे में नेहरू जी ने और कुछ बातें की हैं, और कुछ और लोग भी बहुत कुछ कह गए हैं। आने वाली कड़ियों में ये सब भी आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। आज अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपका जीवन सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य से परिपूर्ण रहे, इस शुभकामना के साथ जय मां भवानी। वंदे मातरम। जय भारत। पैज प्रतिपाल भूमि भार को हमाल, चहुचक को संभाल भयो दंडक जहान को, साहिन को साल भयो ज्वाल को जवाल भयो, साहिन को साल भयो ज्वाल को जवाल भयो, कर को कृपाल भयो हार के विधान को, वीर रस ख्याल से व राज भोपाल को, हाथ को विशाल भयो भूषण बखान को, तेरो कर ताल भयो दक्षिण की ढाल भयो, तेरो कर ताल भयो दक्षिण की ढाल भयो, हिंदू को दीवाल भयो काल तोर कान को, काल तोर कान को, काल तोर कान को।